देखो, ऐसा एक सिस्टम बनाया हुआ है। एक स्प्रिंग, ये पुली, ऐसा एक स्प्रिंग, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो एक का है 2k, इसका है k, क्या है k। तो पहला पार्ट में तो यही पूछा है कि बताओ इसका टाइम पीरियड जो होगा वो ये होगा नहीं होगा। तो याद करो, एक दिन एक टेक्निक बताए थे आपको कि कितना भी स्प्रिंग क्यों ना दे रखा हो, हम सबको एक लाइन में एक सीरीज में बना सकते हैं स्प्रिंग। तरीका याद है? एक दो तीन स्प्रिंग है तो पहले तीन स्प्रिंग को सीरीज में लगा लेते हैं। और सब्स्टिट्यूट का तरीका बताए थे, अगर आपको याद हो, क्या बताए थे? जहां लगाना है वहां का टेंशन, जहां स्प्रिंग है वहां का टेंशन, दोनों का रेशियो फिर स्क्वायर इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस वाले स्प्रिंग का जब सब्स्टिट्यूट निकालोगे तो वो तो आ जाएगा 2k ही। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेंशन अगर t है तो यहाँ का टेंशन भी t है। तो t/t 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर किए तो ऐसा आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ का टेंशन अगर t है तो यहाँ का टेंशन है t/2। कितना आएगा सब्स्टिट्यूट देखो। हाँ जी, सब्स्टिट्यूट कितना आएगा बताओ। हाँ बताओ, सब्स्टिट्यूट कितना आएगा इसका। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ कितना आ गया बताओ। तो सब्स्टिट्यूट कितना आएगा?
अरे सार्थ जी, इसमें एक टेक्निक बताए थे कि जैसे मान लो ये है, इसमें हम टेक्निक ये बताए थे कि अगर बाई चांस ऐसा कोई सिस्टम हो, तो मैंने बोला था कि हम इस सिस्टम को ये बना सकते हैं। एम तो वही रहेगा, लेकिन हम बोले थे यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ का टेंशन, जहाँ पे स्प्रिंग है वहाँ का टेंशन, दोनों को डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये वाला टी और वो वाला 2t, यानी कि हो गया 1/2। 1/2 का स्क्वायर करके के से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला आ जाएगा k/4 का टाइम पीरियड आप एक बार में लिख सकते हो। फिर एक टेक्निक बताए थे, इसी तरह का टेक्निक था ये भी, कि अगर ये वाला ऐसा है और ये आपका एम मास हैंग कर रहा है, तो आप इस सिस्टम को ये बना सकते हो। बताओ इसका क्या लोगे? हाँ जी, रिस्पॉन्ड करो, क्या लोगे इसका? हाँ, 4k। तो टाइम पीरियड हमारा एक बार में आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो उनके लिए टेक्निक बताए थे कि ये कर लो। तो इसके लिए, इसके साथ जब इसको लगाओगे तो कितने का लगाओगे? कौशिक जी, अरे बता दे फटाफट। तो ये 2k लिख दिए। इसके साथ जब इसको लगाओगे तो इसका सब्स्टिट्यूट कितना आएगा देखो तो। k/4। हाँ, k/4 हो जाएगा। और इसका सब्स्टिट्यूट जरा चेक करो। अब ये तीनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट निकाल के इसका टाइम पीरियड निकाल के देखो कितना आ रहा है। के इक्विवेलेंट निकाल के इसका टाइम पीरियड जरा चेक करके देखो तो। जो दिया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले चेक करो। फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। देख वो जो दिया है वो ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब सुन, ये तो आ गया टाइम पीरियड वाला, लेकिन अब उसका और भी कुछ पार्ट है, पहले वो देखते हैं, ध्यान से सुनो। अगर ब्लॉक को हमने एक्स अमाउंट से नीचे मूव कराया, तो हम ये मान रहे हैं इस वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x1, इस वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x2 और इस वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ x3, क्योंकि अगला पार्ट वही है, अपने को वही निकालना है। अब ध्यान से सुनना जरा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर रस्सी का टेंशन यहाँ का T मान लें,
इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो समझ में आता है, टी लगेगा ऊपर, नीचे आएगा 2k × x1, ठीक है ना। और चूंकि रस्सी मासलेस है, इसका मतलब टी मस्ट बी इक्वल टू 2k × x1। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहां के लिए क्या लिख सकते हो, यहाँ का टेंशन अगर टी है तो यहाँ का 2t होगा और दोबारा यहाँ का t हो जाएगा, यानी t मस्ट बी इक्वल टू k/3। इसको कैसे रिलेट करोगे? वैसे यहाँ क्या लिखा जाएगा बताना जरा मुझे। टू टी इज इक्वल टू k × x2। बोलो। हाँ, एक चीज और देख सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि ये सब में कोई लॉन्गेशन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसमें है, तो अगर ये वाला स्प्रिंग x3 अमाउंट से इलोंगेट होगा तो ये पुली कितने अमाउंट से नीचे जाएगा? अभी बाकी को भूल जाओ, x2 और x1 को भूल जाओ, अभी खाली x3 पे कंसंट्रेट करो। अगर वो वाला स्प्रिंग x3 अमाउंट से इलोंगेट होगा तो पुली कितने अमाउंट से नीचे जाएगा? x3/2। ये अगर x3/2 तो क्या ये भी x3/2, ये वाला? और ये अगर x3/2 तो ये कितना? तो ये x3 तो ये x3, चलो ठीक है। अब ऐसे ही बताओ, इसमें कोई लॉन्गेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये वाला x2 है तो ये x2 तो ये कितना बताओ जरा मुझे। 2x2। अब सिर्फ अगर ये होता तो क्या होगा? लेकिन रियलिटी में तीनों एक साथ हो रहे हैं, क्या लिख सकते हो? x3 + 2x2 + x1 = x। और इधर यहां पे रिलेट कर लो, यहां से देख लो, k काट देते हैं तो आ जाएगा 2x1 = x3 = x2। वैल्यू को पुटपाट करके x1 x2 x3 सब निकाल लो। वैसे इसको करने का एक और तरीका है, वो भी हम बता देते हैं, पहले इसको देख लो एक बार। x2/2 आएगा सर, कहाँ है x2/2? हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ठीक कर लो उसको।
नहीं, x2/2 क्यों आएगा? 2x2 तो आएगा। हाँ, 2x2 ही आएगा, देखो ध्यान से। अरे अगर ये x2 अमाउंट से नीचे गया तो पूली x2 अमाउंट से नीचे जाएगा, और जब पूली x2 अमाउंट से नीचे जाएगा तो यहाँ x2 यहाँ x2, 2x2 रस्सी स्लैक होगा ना। 2t इज इक्वल टू kx2 इक्वल टू, ओ इधर वाला इक्वेशन गड़बड़ किए हैं क्या हम? हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा, सही है। हाँ बताओ, देख लो आंसर आ रहा है क्या? इंडिविजुअल इलॉन्गेशन आ जाएगा, देखो। देखो ये जो तरीका लिखे ना, ये वाला, ये तो आपको लिखना ही होगा, इसका और कोई तरीका है भी नहीं, इसका यही तरीका है। हाँ, इस चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? वर्क डन बाई फोर्स ऑफ टेंशन ऑन द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, इस वाले स्प्रिंग पे टेंशन नीचे लग रहा है और वो इसको इलोंगेट कर रहा है, तो टेंशन का वर्क इस स्प्रिंग पे प्लस या माइनस? बोलो। बोल दे। नहीं, हर माइनस क्यों होगा? देख, टेंशन लग रहा है नीचे और स्प्रिंग का इलांगेशन भी है उधर ही, तो प्लस। कितना प्लस? तो Tx3। इस स्प्रिंग पे जरा ध्यान से देखो तो, टेंशन का वर्क प्लस या माइनस, और कितना? बता दो। तो लिख दो। इस वाले पे टेंशन का वर्क देखो तो 2k पे, और ब्लॉक पे टेंशन का वर्क। समझ में आ गया क्या बात जो बताना चाह रहे हैं हम? तो स्प्रिंग का कितना भी खतरनाक सिस्टम क्यों ना आ जाए, टाइम पीरियड तो हम आसानी से लिख ही सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात समझ में आ गया? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में डरने का नहीं है, कुछ भी आ जाए, चाहे वो इंडिविजुअल इलॉन्गेशन निकालने को बोले या कुछ भी बोले, हम अप्रोच कर सकते हैं। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आओ थोड़ा सा रोटेशन के और प्रॉब्लम कराते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो इसका। जैसे एक रॉड है ऐसा, ये रॉड जो है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये एंगल है थीटा, रॉड का मास है m,
लेंथ है एल। इसमें आपको निकालना है कि बताओ विथ व्हाट एंगल ऑफ वेलोसिटी द रॉड इज रिवॉल्विंग। कह रहा है बताओ ये रॉड जो है किस एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ये बताओ। अब इसमें नॉर्मली बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है ठीक है आसान तो है, आप एक काम करो, इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट लगा दो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो एम ओमेगा स्क्वायर, और इसका आर जो है ये वाला होगा जो कि हो जाएगा L/2 साइन थीटा। और फिर बच्चा कहता है कि चूंकि रॉड अभी इस एंगल में ना इधर आ रहा है ना उधर जा रहा है, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो टॉर्क इक्वेट कर देंगे, अपना काम बन जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत है, दिक्कत ये है इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास से पास करता ही नहीं है, ये खास बात है इसकी। तुम बोलोगे सर कैसे प्रूव कर पाएंगे हम कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा और कहाँ से पास करेगा, तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया है, यहां से x दूरी के ऊपर छोटा सा एलिमेंट काट लिया है dx थिकनेस का। ठीक है, ये पार्टिकल जो अपना सर्कल में घूम रहा है, समझ में आ रहा है, उसका तो रेडियस होगा अपना x साइन थीटा। तो उस छोटे से एलिमेंट पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, m/l dx ओमेगा स्क्वायर इंटू x साइन थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कर दिए हैं, और इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, लिमिट डाल देते हैं 0 से लेके l तक। ठीक है, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ रहा है। देख के बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। हाँ ठीक है, अब सुनो, अब हम एक काम कर रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क रॉड पे अबाउट हिंज। तो वो क्या होगा, वो होगा m/l dx ओमेगा स्क्वायर x साइन थीटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया ये वाला, और टॉर्क के लिए ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इतना इंटू एक्स कॉस थीटा, और इसको कर दो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to L, ये आ जाएगा ओ के अबाउट नेट टॉर्क। कितना आएगा देखो,
ऐसा आ गया। तो अगर जरा फटाफट निकालो, फिर हम आइडिया के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। हम फिर क्या कह रहे हैं, सुनो, हम कह रहे हैं कि अगर ये वाला फोर्स अगर आपने निकाला है तो ये वाला फोर्स पक्का किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो पॉइंट कहलाता था, याद करो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर हम ये मान ले कि रॉड पे यहां से जेड दूरी पे ऐसा हो रहा होगा, लग रहा होगा, तो जेड दूरी पे लगने से ये वाला फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू ये वाला। तो दोनों टॉर्क इक्वेट करके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकाल लो। देखो तो कितना आ रहा है, L/2 आ रहा है, कुछ और आ रहा है। निकाल के देखो, वो L/2 नहीं आएगा। देखो वैसे तो ये बात हमको पहले भी समझ जाना चाहिए था। कैसे? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है अगर ध्यान से देखो तो वो लीनियरली वैरी कर रहा है। 0 से स्टार्ट होके लीनियरली वैरी कर रहा है। याद करो हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, बताओ जरा। यानी इसका वेरिएशन कुछ ऐसा ही तो है। अब देखो 0 पे जब x की वैल्यू 0 है तो वहाँ 0 है, यहाँ आके मैक्सिमम हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगातार लीनियरली बढ़ रहा है। और सेंटर ऑफ मास में हम लोग पढ़े थे कि अगर ऐसा लीनियर वेरिएशन हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, बताओ। तो वो एक हिंट था जो यहाँ पे अपने को समझ में आ रहा है। तो अब कुछ नहीं है, ये आइडिया लग गया ना, फिर तो आप कर दोगे। और इस बात को ध्यान रखना, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो होता है। फिर तो कुछ नहीं है, बोलो आप कि mg यहाँ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ लगेगा, और दोनों का टॉर्क आपस में इक्वेट कर दो, खेल खत्म। टॉर्क जो है हम निकाल ही चुके थे, ये वाला देख लो कितना है, मुझे कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं। दोनों का टॉर्क इक्वेट कर दो, ओमेगा निकल के आ जाएगा, देखो क्या आ रहा है। हाँ जी, क्या आ रहा है देखो। हिंज के अबाउट mg का टॉर्क और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क को इक्वेट कर दो, उससे ओमेगा निकल आएगा।
अरे आ गया क्या, बता दो। चलो एक छोटा सा बात और समझाते आओ, वैसे रिवीजन के तौर पे समझाते हैं आपको, वैसे है ये इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो देखो जरा ध्यान से, मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है। देखो इसको भी छोड़ो, देखो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, देखो यहाँ पे हमने हिंज किया हुआ है, ये कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ से आर दूरी पे है, ठीक है। जब ये बॉडी कुछ टिल्ट होके ऐसा हो गया, हम इस इंस्टेंट पे इसका ओमेगा निकालना चाहते हैं, हम इसका अल्फा निकालना चाहते हैं, हम इसका हिंज फोर्स निकालना चाहते हैं, मतलब हम सारा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक तो समझ में आ रहा है कि भाई एम जी ऐसे लग रहा होगा, और mg का ही टॉर्क है जो इस बॉडी को घुमा रहा होगा, तो हम एक तो इक्वेशन लिख पाएंगे mg इंटू, और ये वाला एंगल का नाम थीटा कर दे, तो mg का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा क्या आएगा बताओ जरा मुझे। r साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू आई अबाउट हिंज इंटू अल्फा। ध्यान से सुनना, आपको मुझे मालूम है कि उसको आइडिया होगा क्योंकि मैंने क्लास में कराया है पहले भी। अब देखो कैसे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, अभी हम सब सॉल्व नहीं करेंगे, हम चाहे तो अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे, एम जी आर साइन थीटा बाई आई अबाउट हिंज। कोई भी स्टैंडर्ड बॉडी होगा तो हम हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही सकते हैं, तो उसका दिक्कत नहीं है। तो अल्फा निकल आया। अब अल्फा अगर निकल आया है तो जरूरत पड़ने पे हम इस अल्फा को लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, और इसको लिख सकते हैं ऐसा, और वेरिएबल को सेपरेट करके हम इंटीग्रेट वगैरह करके इसका ओमेगा भी किसी पर्टिकुलर थीटा पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन जिंदाबाद है। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, आई आई हिंज ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो प्लस पोटेंशियल जी कितना लूज किया, हम कह रहे हैं ये सेंटर ऑफ मास है हमारा, तो आप देखो यहाँ पे तो पोटेंशियल जी उसने लूज करा है हो गया जीरो माइनस एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और तो कुछ है नहीं।
तो यहाँ पे जरूरत पड़ने पे हम ओमेगा ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओमेगा ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैसे ज्यादा अच्छा तरीका एनर्जी कंजर्वेशन वाला ही है। हाँ देखो, एक काम और भी किया जा सकता था। कैसे? ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? 2 mgr इंटू 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई आई अबाउट हिंज। अरे कुछ ना समझ में आया ना तो इसी ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दोगे तो भी अल्फा आ जाएगा। देख लो, 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 2 mgr/IH। 1 का डेरिवेटिव 0 cos थीटा का हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी ये हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा काट दो, 2 से 2 काट दो, देखो अल्फा आ गया। देख लो, तो कहने का मतलब है घुमा फिरा के सब एक जैसे ही कहानी है। खैर हम वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपने को अल्फा मिल गया है, ठीक है ना? अल्फा मिल गया अपने को, तो अल्फा जो है ये आ गया है। अब ध्यान से सुनो, अब अल्फा भी पता है और हमने यहाँ से ओमेगा भी निकाल लिया है। अगर हम इस पी पॉइंट को देखें तो हम लिखेंगे एक्सलरेशन ऑफ पॉइंट पी, एक्सलरेशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ प्लस एक्सलरेशन ऑफ ओ। और मैंने आपको बार बार बोला है कि इसको आप दो कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखेंगे, एक एपीओ नॉर्मल, एक एपीओ टेंजेंशियल, और एक है अपना एओ। एपीओ नॉर्मल अगर ध्यान से देखो तो एपीओ नॉर्मल अपना आएगा इधर, वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर आर, और एपीओ टेंजेंशियल आएगा इधर, वैल्यू होगी अल्फा इंटू आर। और एओ तो होगा नहीं क्योंकि जो ये पॉइंट जो है वो ऑलरेडी हिंज्ड है, तो ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा है, तो एक्शन जो भी होगा यही होगा। अब कभी कभी इस क्वेश्चन में पूछेगा बताओ कि किस पर्टिकुलर थीटा पे एक्सलरेशन वर्टिकल हो जाएगा, किस पर्टिकुलर थीटा पे सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन वर्टिकल हो जाएगा। तो आप बोलना ठीक है, मान लिया कि इसी थीटा पे हो जाएगा, तो इस थीटा पे ओमेगा स्क्वायर आर का इधर वाला कंपोनेंट और अल्फा आर का इधर वाला कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। अल्फा अपने को पता है, ओमेगा अपने को पता है, क्या थीटा निकल के आ जाएगा? ये बात समझे या नहीं समझे बताओ मुझे। अरे बोल। सौरभ जी, आकाश जी, कौशिक जी, अरे रिस्पॉन्ड तो कर। देखो, अब आता है हिंज का फोर्स कैसे निकाले सर। तो हिंज के फोर्स निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, याद करो कि जब भी हिंज का फोर्स निकालना हो तो आप हिंज के फोर्स को हमेशा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके काम करोगे। एक कंपोनेंट आपको लेना है बॉडी के अलोंग, दूसरा लेना है उसके ठीक परपेंडिकुलर। आप ये अप्रोच रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अगर चाहते हो कि नहीं हम हिंज फोर्स को ऐसा मान लें, एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आप लिख पाएंगे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप ये लिख पाओगे F1 प्लस mg साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा
इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा हम निकाल चुके हैं तो F1 आ जाएगा। ठीक वैसे ही हम ये भी कर पाएंगे कि नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो mg का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगा इधर, वो आएगा mg साइन थीटा, लिखा जाएगा F2 प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए टी, और ए टी की वैल्यू हो गई अल्फा इंटू आर। इससे हमारा F2 निकल आएगा, और एक बार अगर हमारा F1 F2 आ गया तो हिंज फोर्स आ जाएगा। या फिर बच्चा कहता है सर एक काम करें, हम हिंज फोर्स को ऐसा ले ले क्या, एक एक्स में एक वाई में। अगर आप ऐसा लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना होगा, क्योंकि अभी जो आपके एक्सलरेशन है वो एक्स और वाई के अलोंग नहीं है, तो आपको इनको इस तरह से रिजॉल्व करना होगा कि ये लोग एक्स और वाई के अलोंग आ जाए। उस केस में आपको लिखना होगा कि ये वाला आएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आएगा अल्फा इंटू आर कॉस थीटा, और ये आएगा अल्फा इंटू आर साइन थीटा। तो अब इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, अब ये लिखेंगे हम लोग एम जी माइनस एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए वाई, ए वाई का मतलब ये प्लस ये। ठीक वैसे ही एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू अल्फा आर कॉस थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ऐसे करके भी जब आप एफ एक्स और एफ वाई निकालोगे और दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो भी हिंज फोर्स आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताओ। मैंने इस पे आपको पूरा एक रोड मैप मैंने समझाया है कि कैसे ओमेगा निकल सकता है, कैसे अल्फा निकल सकता है, कैसे हिंज फोर्स आएगा, किस पर्टिकुलर एंगल पे एक एंगल ऐसा आ सकता है जिसमें जो एक्सलरेशन है वो वर्टिकल हो सकता है। सारी बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ही करा ही देता हूँ चलो। ये सारा एक रोड मैप समझाया है, एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, आ जाओ। जैसे ये एक रॉड है, मास एम लेंथ एल, इस पर्टिकुलर थीटा पे मुझे लिखो एट व्हाट पर्टिकुलर एंगल थीटा at what particular angle theta acceleration of center of mass will be horizontal। चलो ट्राई करो तो। किस पर्टिकुलर थीटा पे सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, चलो ट्राई करो। रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज करा गया है,
जल्दी बता दो बेटा क्या आएगा। ये क्वेश्चन है जिसमें ओमेगा अल्फा सब निकल के आ जाएगा। फटाफट ट्राई कर लो। गुप्ता जी किसी भी थीटा पे हिंज फोर्स निकाल लो। किसी भी थीटा पे हिंज फोर्स निकाल लो।
अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरत पड़ने पे हिंज फोर्स कभी ऊपर की तरफ भी हो सकता है, तो क्या वो एंगल हम निकाल सकते हैं? तो अपना लोग वही करेंगे कि इस वाला का कंपोनेंट इधर वाला और इस वाले का इधर वाला कंपोनेंट दोनों को इक्वेट कर देंगे। अरे बोल। देखो एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें। बोला हमने यहाँ पे इसके एंड पे एक छोटा सा मास लगा दिया है डीएम। ठीक है। तो जब ये डीएम यहाँ पे आएगा, बताओ इस डीएम पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? बोलो। जब ये डीएम यहाँ से चल के यहाँ पे रॉड में चिपक के आया होगा, तो कह रहा है बताओ उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? अब ध्यान से सुनो। आपने इस एंगल पे अल्फा निकाला हुआ है, आपने रॉड का ओमेगा निकाला हुआ है। तो इस पॉइंट के पास अभी एक नहीं दो दो एक्सेलरेशन होंगे, एक टुवर्ड द सेंटर जो कि होगा ओमेगा स्क्वायरल, और एक आएगा इधर जो कि होगा अल्फा इंटू एल। आपको ओमेगा पता है, आपको अल्फा पता है, यानी इसका नेट एक्सेसन निकल आएगा। और एक बार नेट एक्सेसन आ गया, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नेट फोर्स आ जाएगा? जल्दी बताओ। हाँ लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, जो ओमेगा निकाले हो ना वो पहले वाला ही ओमेगा आएगा। क्योंकि टॉर्क में एम के सामने डीएम तो बहुत ही छोटा है ना, तो उसका टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन भी दिखाई दे सकते हैं। इन क्वेश्चंस की खासियत यही है क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी है और फोर्स एंड टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, इसलिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है ना। तो आज तो यहीं पे क्लास छोड़ रहे बेटा, थोड़ा तबीयत इतना ठीक तो आज है नहीं, कल थोड़ा लंबा क्लास ले लेंगे। और इस बार सैटरडे संडे को भी क्लास, या सैटरडे को नहीं तो कम से कम संडे को तो लंबा क्लास ले ही लेंगे, है ना। अब एक दो दिन में इसको निपटाएंगे और उसके बाद इसके जो भी डाउट्स है उसको डिस्कस करके फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलो बाकी जो तुम्हारे डाउट्स होते हो ना उनको जरूर भेज दिया करो, क्लास में उसको डिस्कस कर देंगे। चलो ठीक है बेटा। एक काम करो, ये बार कोड स्कैन कर देते हैं, क्यूआर कोड ले लो इसका। चलो क्यूआर कोड स्कैन कर लो।